तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो CEA, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जल्दी से आपको पास बुक में तो ये कंटेंट मिलेगा नहीं भाई, ठीक है। और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी यार इसके लिए। पढ़ने के लिए मुझे भी 2-3 दिन से लगा पड़ा, मैं अलग अलग PDF डाउनलोड करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके पास CEA है, ठीक है, और ये क्या है, इस इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको MCQ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और क्या मेन कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। तो रेगुलेशन बॉडी है भाई आपके पास, मैं बता दूं आपके पास, तो इसके अलग अलग नियम बनाती है आपके पास। मान लो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें कंस्ट्रक्शन के सारे रेगुलेशन आ जाएंगे, चाहे आप सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे आप जनरेटिंग स्टेशन का कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सभी कंस्ट्रक्शन रूल आ जाते हैं। ऐसे ही केबल के होते हैं, ऐसे ही अर्थिंग के होते हैं, ऐसे ही मीटर के होते हैं। तो हर एक के रूल्स अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये आपको भाई जो डाटा है मैं बता दूं आपको, बेसिकली सेफ्टी रेगुलेशंस 2000 और 2010 ऑफ CEI। तो मैं बता दूं इसका जो रिसोर्सेज रहा मेरे पास, मैंने कौन से सोर्सेज का यूज़ किया है कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक बुक तो थी नहीं जिससे मैं कंटेंट ये आप लोगों के लिए बना पाता, ठीक है। तो फिर वेबसाइट वगैरह का यूज़ किया, इंटरनेट का यूज़ करते ही हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा भाई, मैं बता दूं आपके पास, जैसे कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अथॉरिटी नोटिफिकेशन है, 20 सितंबर 2010 को ये लागू हुआ था। और इसको जो पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 में था, ठीक है, तो उससे पावर मिलती है आपको पास ये नियम बनाने की, ठीक है। इसमें फिर रेगुलेशंस अलग अलग दे रखे हैं। ये वाला जो पोर्शन था मेरे को शायद ये मिजोरम की उस पे साइट पे मिला, और ये शायद उड़ीसा की वेबसाइट पे मिला, ठीक है। वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने मेन कंटेंट लिया है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस किया है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि ये मैंने आपको दोनों PDF जो हमारा एप्लीकेशन है उस पे जो फ्री कंटेंट है, फ्री कोर्स है, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, मैंने जो कंटेंट बनाया आपके लिए वो इस हिसाब से बनाया कि भाई रेगुलेशन 1 क्या बोलता है, रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, रेगुलेशन 3 क्या बोलता है। इसके लिए आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, इसमें याद रखना ही पड़ेगा। इसलिए इस तरह का कंटेंट आखिरी दिन ज़रूर पढ़ के जाइए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है भाई आपके पास, ठीक है। तो मैंने सोर्सेज बता दिए आपके पास, फिर वहां से उन सोर्सेज से मैंने जो कंटेंट फिल्टर किया आप लोगों के लिए, ठीक है, मेन मेन पॉइंट उन पे डिस्कस कर लेते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आप हमारी बुक में जाके देख सकते हो, उनको भी डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं भाई। क्लियर है? तो आ जाते हैं पॉइंट पे। अगर मैं सेफ्टी रेगुलेशंस की बात करूं आपके पास, भाई सेफ्टी रेगुलेशंस क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है, सेफ्टी के लिए जरूरी है। रेगुलेशन ना बने तो इंसान अपने हिसाब से कर देगा भाई। मान लो ऊपर से 33 kV की तार जा रही है, क्योंकि किसी ने वो 8 फीट ऊपर ही निकाल दी है ना, 132। तो इसलिए रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स को पता रहता है कि भाई नॉर्मली तौर पे जब रोड पास होती है उसके नीचे से गाड़ियाँ निकलती है, तो इसे इतनी हाइट पे तो रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों की हाइट इतनी है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहती है, और वो सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी रेगुलेशन बनाते हैं आम आदमी नहीं बनाते हैं, अच्छे खासे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो अपने फील्ड में महारथी होते हैं, वही इन रेगुलेशंस को बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है किस चीज़ का खतरा कहाँ पे है। सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, इकोनॉमिकल पर्पज से ध्यान रखा जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम जब मशीनें पढ़ते हैं उनके साथ डिस्कस करते भी हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे रेगुलेशंस की बात करेंगे। रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें आप पूरी लिस्ट में देख ही पाओगे। तो मैं बता दूं भाई, अगर मैं बात करूं 2010 में ये रूल बनाए, ठीक है, ताकि किस लिए भाई? ताकि हमारे एक्सीडेंटल कम हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो, मेंटेनेंस हो, इसलिए, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई, वायरिंग, अर्थिंग, इंसुलेशन आदि से स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। खाली यही नहीं, आदि का मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, मशीन हो गई, चाहे इंस्टॉलेशन हो गया, उसकी वायरिंग होगी, अर्थिंग होगी, ठीक है, और ट्रांसमिशन हो गया, जनरेशन हो गया, सभी के रूल इसमें आ जाते हैं आपके पास भाई, ठीक है। और ये सब जगह लागू होते हैं, जैसे कि आपके पास इंडस्ट्री में, माइनिंग इंस्टॉलेशन में, ठीक है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, पावर प्लांट्स में, जैसे कि मैंने बता दिया। और ये क्या है आपके पास? ये एक ऑफिशियल गाइडलाइन है जो बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेफ्टी कैसे यूज करें, और उसकी गाइडलाइन की PDF मैंने एप्लीकेशन पे भी डाल रखी है, ठीक है। और आप चाहते हो वो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि एक तो वो लगभग 200 पेज की है, 280 पेज के आसपास की एक
85 पहले 85 पेज पे ही आपके सारे रेगुलेशंस हैं, तो उनको पढ़ के मैंने मेन कंटेंट लिया आपके पास। तो भाई टोटल रेगुलेशन की बात करें तो इसमें लगभग 116 है। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, इनमें आपके पास बदलाव होता रहता है वक्त के हिसाब से। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे क्या बोलते हैं जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास जो जैसे कि यहाँ पे तो पावर इसमें 177 से ले रखा है, वहां पे 178 है, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं वक्त के हिसाब से भाई। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जरूरत के पड़ने पे बदल देते हैं वो। ठीक है, अब आ जाइए इन पे बात करते हैं हम रेगुलेशंस पे इनके। ठीक है, मैं सारे रेगुलेशन डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप पे छोड़ दूंगा, ये चीजें डिस्कस करने की नहीं, आपको याद रखने की है भाई। और आखिरी दिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले जरूर पढ़ना, और साथ में एमसीक्यू भी जरूर लगाना इसके। ठीक है, तो अगर बात करें हम कि जो भाई आपके पास रेगुलेशन 1 है, इसमें नेम और कब से लागू है बता रखा है। फिर दूसरे रेगुलेशन में इन्होंने डेफिनेशन दे रखी कि भाई हम कंडक्टर को क्या डेफिनेशन देंगे, हर चीज की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है भाई। फिर ये चैप्टर में डिफाइन है, जैसे चैप्टर फर्स्ट है, दूसरा चैप्टर सेकंड है, इसमें जो रेगुलेशन 3 है ये किससे डिजाइन है भाई, आपके पास डिजाइन है पर्सनल, ठीक है, ऑथोराइज वर्कर्स, यानी कि ये रेगुलेशन बताता है कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रिकल लाइन है पे काम करने वाला क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है। वो क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आम आदमी को लगा दोगे। इसलिए इसमें हमें क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्सेज के बंदों की जरूरत पड़ती है, चाहे आईटीआई का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे बीटेक का हो। क्लियर है, नॉन उसको नहीं रखते, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यानी कि रेगुलेशन 3 क्या कहता है आपके पास कि भाई बंदा डेजिग्नेटेड पर्सन ऑथोराइज वर्कर होना चाहिए। ठीक है, और उसको इसके बारे में जानकारी होनी। ऑथोराइज का मतलब है जो एक क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट से वेरीफाई, डिपार्टमेंट से कौन वेरीफाई होगा, या तो आपके टेक्नीशियन होंगे, या जेई होगा, आई होगा सब। ठीक है, फिर है रेगुलेशन 4, ये कहता है रिलेटेड किससे है, आपके पास इंस्पेक्शन डेजिग्नेटेड पर्सन, इसका जो पर्सन है इसका इंस्पेक्शन के लिए आपका ये रेगुलेशन 4 होता है। यानी कि जो इंस्पेक्टर चेक करेगा कि रजिस्टर वेरीफाई करेगा, अगर पर्सन क्वालिफाइड नहीं है तो हटाया जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से भाई रेगुलेशन 5 है, ये क्या कहता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के से रिलेटेड है कि कंपनी जो है जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी ऑफिसर है अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, ताकि उसे इसकी जानकारी हो। यानी कि कोई भी कंपनी है, चाहे जनरेशन की, ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक इस तरीके का ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, रेगुलेशन 5 में है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यार आपको ये सारे रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। मैं मोटे मोटे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैंने इनकी एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं यार, हम भी भूल जाएंगे इनको तो कि कौन सा रेगुलेशन किससे, क्योंकि याद रखना है, इसमें कोई फॉर्मूला है वो तो फंडा तो लग नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए रेगुलेशन 6 की बात करें, ये सेफ्टी मेजरमेंट फॉर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है, यानी कि पावर प्लांट में भाई जो है आपके पास इनका आपके पास ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, तो पूछेगा कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कौन सा रेगुलेशन है रिलेटेड, तो रेगुलेशन 6। ठीक है, इसमें क्या है भाई, आपके पास काम करने वाले इंजीनियर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, ये सारे होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आम आदमी को रखना है। रेगुलेशन 8 है, ये रिकॉर्ड कीप एंड इंस्पेक्शन, यानी कि जितना भी डाटा है वो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखना। रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डिंग में कंटेंट जो भी पेपर वर्क होता है उसके, चाहे वो रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो या फिर आपके पास ऑन पेपर होता है, जैसा भी हिसाब हो उसके हिसाब से आपको रखना पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें और इसका इंस्पेक्शन भी होता है, करते हैं ना ये कंपनी में हर 5 साल बाद इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग उसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आपके पास, ये देखिए क्या कहता है भाई। अगर मैं बात करूं रेगुलेशन 12 की, ठीक है, कुछ मैंने इसमें स्किप कर रखे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया है, टोटल 116 है तो बहुत समय लग जाएगा। रिलेटेड टू जनरल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन से, इंस्टॉलेशन से, ऑपरेशन से और मेंटेनेंस से है भाई आपके पास। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, डिजाइन से लेके मेंटेनेंस तक, चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन हो, इंस्टॉलेशन हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, सेफ होना चाहिए। रेगुलेशन क्या बोलता है हमारा, 12 बोलता है, ये बोलते हैं जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में ये सारी चीजें आती सेफ्टी। ठीक है, फिर रेगुलेशन 13 क्या बोलता है आपके पास, ये बोलता है कि सर्विस लाइन और एपेरेटस कंज्यूमर, ठीक है,
कहने का मतलब आपके पास ये बिल्कुल सेफ होने चाहिए, कंज्यूमर के घर के या एरिया में सप्लाई बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। रेगुलेशन 14 क्या बोलता है, जो जितने भी स्विच गियर है कंज्यूमर के यहाँ प्रॉपर स्विच गियर प्रोटेक्शन होना चाहिए। स्विच गियर प्रोटेक्शन का मतलब एमसीबी ईएलसीबी प्रॉपर यूज होनी चाहिए, यानी से कि काम चलाओ। ये बात अलग है, इंडिया में ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं। अब कहते हैं हम अर्थिंग का पॉइंट होना चाहिए, बट लगाता कौन है अर्थिंग? कोई भी नहीं लगाता, 2 तार डाल देते हैं उसी से काम चला रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं, ये स्टैंडर्ड है, रूल है, लेकिन जरूरी नहीं कि फॉलो करते हैं इंडिया में, तो है ना। सेम ऐसे ही जैसे हेलमेट पहन के चलाना जरूरी है, सीट बेल्ट पहन के चलाना जरूरी है, लेकिन लोग बिना हेलमेट के भी चलते हैं, बिना सीट बेल्ट के भी। ठीक है, उतनी चीजों का यूज करते हैं जितने से उनका काम चल जाए। ठीक है, तो भाई रेगुलेशन 15 है आपके पास, क्या है, अर्थिंग और जो आपके पास न्यूट्रल कंडक्टर उनकी पहचान करना, उन पे पता होना चाहिए कौन सा अर्थिंग है और कौन सा वो है आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है भाई, आपके पास रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशंस सही दिख रहा है आपके पास? छोटा तो नहीं हो रहा? मैंने कुछ को जूम भी नहीं किया है। ओके, तो रेगुलेशन 16 की अगर मैं बात करूं मैं, तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए पर अर्थिंग टर्मिनल मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, तो जो कंज्यूमर एंड है अर्थिंग होना चाहिए, लेकिन करते हैं आप अर्थिंग? नहीं करते। आप देखो आपके घर में अर्थिंग है क्या? ठीक है, चलिए। अच्छा, बेयर कंडक्टर को 17 है सेफ और इनएक्सेसिबल रखना। बेयर कंडक्टर का मतलब एक तरह के नंगे तार। ठीक है, उसको सेफ रखना है भाई। सेफ का मतलब या तो इतनी हाइट पे कोई छू ना पाए, ठीक है, और इनएक्सेसिबल का मतलब है कि वही कि इतनी हाइट पे रख दो कि उनको कोई छू ना पाए। ठीक है, और सेफ का मतलब है कि भाई जहां पे जरूरत है नीचे है तो उन्हें प्रॉपर इंसुलेशन दीजिए ताकि कोई उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। ये बोलता है आपका रेगुलेशन क्या है आपके पास, 17, और इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से भाई डेंजर नोटिस वाला है कि हाई वोल्टेज पे डेंजर नोटिस का बोर्ड जरूरी लगाना है, खासकर 250 वोल्ट से ऊपर। 250 वोल्ट से ऊपर की जहां भी वोल्टेज होगी, ठीक है, से ऊपर, वहां पर ये नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए। ठीक है, काम करने से पहले ये लाइन को सेफ या डेड बनाना। ठीक है, यानी कि कोई भी काम कर रहे हो भाई, पहले आइसोलेटर के जरिए लाइन को, सप्लाई को बंद करो। ये रेगुलेशन क्या बोलता है, 19 बोलता है। यानी कि ये सब रूल बने हुए हैं कि किस तरीके से हमारा चीजें होंगी भाई पूरे सिस्टम में। हालांकि प्रॉपर थ्योरेटिकल है, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है तो भाई कराना तो है ही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपके पास रेगुलेशन 20 है, व्हीकल क्रेन सप्लाईज को कंट्रोल और अर्थिंग देना। यानी कि वहाँ ये बहुत सी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्रेन है, उन्हें सप्लाई भी देनी है और साथ में कंट्रोल भी करना है आपके पास, और अर्थिंग भी रखनी है। यानी कि वहाँ पे सेफ्टी रहनी चाहिए। अर्थिंग आपको पता है ना, अर्थिंग में पढ़ा रखा है क्यों अर्थिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल सप्लाई देनी है, कंट्रोल सप्लाई का, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, रेगुलेशन आपके पास अगर बात करें तो ये केबल फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपेरेटस के लिए है। रेगुलेशन अगर 22 की बात करें तो केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यानी कि कुछ मटेरियल है आपके पास, बिटुमिनियस जो मटेरियल है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये आपके पास रेगुलेशन 22 है। रेगुलेशन 28 मैंने बीच में स्किप मार दिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, फिर भी आप उस पीडीएफ से अपलोड कर सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, तो शॉक लगे तो भाई आपको पता, ठीक है, इंस्ट्रक्शन उसमें क्या होता है, देखो आपको इंस्ट्रक्शन लिखी रहनी चाहिए कि अगर शॉक लग जाए तो क्या होना चाहिए। जैसे लिखते हैं ना कि भाई शॉक लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आईटीआई में पढ़ते हो आप ये सब चीज़ें। ठीक है, कि उसकी छाती को दबाना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, ठीक है, और मुंह से उसको ऑक्सीजन हवा देनी चाहिए ताकि उसका प्रॉपर काम करता रहे, हार्ट वगैरह ना, एक झटका सब मिलता है तब तक डॉक्टर ना आ जाए, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए भाई। ठीक है, इसके लिए शौक लगे तो इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए, हर इंसान को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये सीपीआर करना है आपके पास। ठीक है, और इक्विपमेंट भी प्रॉपर होने चाहिए, चाहे वो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रिक वर्क करते समय सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सेफ्टी रूल्स का मतलब है कि भाई आपको प्रॉपर इंसुलेशन शूज पहनने चाहिए, इंसुलेशन में ये पहनना चाहिए, जो भी जरूरी चीजें हैं वो होनी चाहिए भाई। क्लियर है भाई? तो इसी प्रकार से क्या है भाई आपके पास, इस पे आ जाते हैं, रेगुलेशन क्या है आपके पास जो कि 30 है। इसमें क्या है आपके पास, हर ये आपके पीरियडिकली
इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन है। यानी कि आपको पता है कि भाई हर इंस्टॉलेशन का रेगुलर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होना जरूरी है। जैसे कि कहते हैं ना कंपनी, भाई 5 साल बाद इसका इंस्पेक्शन होना है। हर मशीन का हमें पता है कि इतने साल बाद, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हो आप, से वही चीज़ करना है आपके पास, ठीक है। टेस्टिंग और इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, वरना ख़राब चीज़ें भी चलती जाएगी, डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये किस में आता है? रेगुलेशन 30 में आ जाता है, ठीक है। मैं बता दूं बार बार एक बार फिर कि जितने भी मैंने कंटेंट लिया है जो वेबसाइट पे है भारत सरकार की या कुछ स्टेट सरकार की भी, वहाँ की वेबसाइट पे जो पीडीएफ पड़ी है, और वो सिंपल सी बात है, वो भारत सरकार की ही है, उसमें देख भी सकते हो, मैंने इसलिए उसका फोटो भी खींच के लगाया है, ठीक है। तो वहीं से लिया है ये एक्ट, ठीक है। अब प्रॉपर एक जगह कहीं कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने वहीं से जाके ले लिया यार, और क्या करते। रिलेटेड टू जो है आपके पास कंज्यूमर इंस्टॉलेशंस है, पहले टेस्ट करना और फिर सप्लाई। तो यानी कि रेगुलेशन 31 है, टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशंस। तो यानी कि भाई पहले जो आपके पास चालू करने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही ये है आपके पास 32 है, इसमें पावर प्लांट को चालू करने से पहले उसका इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग जनरेटिंग यूनिट्स बोलते हैं, रिलेटेड टू जो रूल लेके ऐसा आएगा आपके पास की रेगुलेशन 32 किससे रिलेटेड है? इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग जनरेटिंग यूनिट से। ऐसे ही आएगा रेगुलेशन 30, या फिर ऐसे पूछ लेगा ये जो है आपके पास, यानी कि समय के अनुसार इंस्पेक्शन और टेस्टिंग इंस्टॉलेशन कौन से रेगुलेशन में आता है? तो रेगुलेशन 30 में, ठीक है। चलिए अब देखो यार, मैंने ना ये इनकी टेबल बना दी है। अब ये टेबल आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, कोर्स में तो मिलेगी मिलेगी, जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है, ठीक है, उनको तो कोर्स के साथ मिलेगी मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगा इसको आपके फ्री वाले कंटेंट में भी ना, ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी से पढ़ना चाहते हो तो ओके। और फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट गलत हो गया तो बेहिचक, क्योंकि यार ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इनमें रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, और मैंने सोर्स के जरिए बनाए हैं, कोई फंडे फॉर्मूले तो लगते नहीं। अब जो एक्ट बना दिया है, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए, ठीक है, तो उसी के आधार पर चलना पड़ता है। हालांकि इससे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन बहुत कम आ जाते हैं। रूल नंबर 33, रेगुलेशन नंबर, ठीक है, कनेक्शन से पहले लीकेज टेस्ट कर लेना चाहिए भाई, ठीक है। तो पूछेगा अगर अगेंस्ट द प्रिकॉशन अगेंस्ट द लीकेज बिफोर द कनेक्शन, तो कौन से रेगुलेशन में आता है भाई? 33 में आता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देख सकते हो आप यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पास क्या बोलते हैं, ये इस पे आ गया 33, 34, 35 पे आ गया। मैं वो एक वो सब लाइन कितना आ गया तो पढ़ लेना है आपके पास ना। सेफ्टी अपील कहाँ, फेलियर सप्लाई, ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट इस पे आएगा। अर्थिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग हो गया, इंसुलेशन टेस्ट हो गया। ELCB किस में यूज़ करना, 42 में आ गया, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्रूवल 43 वाले पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपके पास भाई बना रखे हैं, टोटल 116 है, ठीक है। तो मैं मोटे मोटे जो हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई जो आता है आपके पास क्लियरेंस के जैसे ना, ये आ जाते हैं आपके पास ना, ठीक है। 58 पे क्लियरेंस अबाउ द ग्राउंड, क्लियरेंस बिटवीन द कंडक्टर, यानी कि जमीन से ऊपर कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए। 59 पे जमीन से के क्लियरेंस बिटवीन द दो तारों के बीच में क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। फिर क्लियरेंस फ्रॉम द जो बिल्डिंग, यानी कि जो 650 वोल्ट की सप्लाई से कम है, तो उनकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, किससे? बिल्डिंग से। बिल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जमीन की नहीं, ये याद रखना। फिर 650 वोल्ट की सप्लाई जा रही है तो वो क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? तो 58, 59, 61, ये तो वैसे ही याद हो गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये आपके पास कौन सा है जनरल क्लियरेंस के बारे में 65, रूल नंबर 65 बोलता है, बाकी भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। गार्डनिंग 70 बोलता है, अर्थिंग 72 रेगुलेशन में है। सर्विस लाइन फ्रॉम द ओवरहेड, ठीक है, जो सर्विस लाइन है ओवरहेड से आपके पास क्या बोलता है। अब आपको पता है ना सर्विस लाइन क्या होती है भाई, ठीक है, और ओवरहेड लाइन भी आपको पता है, ठीक है। ये हमने उसमें बता रखी है यार आपको सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्या बोलते हैं जब वो पढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अर्थिंग। तो इस प्रकार से आप सारे रूल्स पढ़ सकते हो, इनमें तो मैं जाऊंगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो मैंने बना दिए हैं, टेबल बना दिए, चाहे तो इस टेबल को देख लेना, मोटे मोटे याद कर लेना, मुझे पता भूल ही जाना है, इतने याद थोड़ी होंगे यार, लेकिन इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई, ठीक है। इसमें कुछ कर नहीं सकते आपके वजह। सेफ्टी प्रोटेक्शन का रूल इसमें है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइटिंग 74 है। मेनली मैं बता रहा जो आपके पास पूछे जाते हैं, जो आमतौर पे यूज होते हैं। जैसे कि पूछ लिया भाई करंट लग गई तो क्या होगा, कौन से रेगुलेशंस में? लाइटनिंग अरेस्टर का, अर्थिंग का,
ठीक है, और ये सर्किट ब्रेकर का, इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर आपको इन्हीं का यूज़ करना है भाई, हर जगह इन्हीं का यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखना, ये मैंने बना दिए भाई। ठीक है, आइसोलेशन का पढ़ लेना। ठीक है, और ठीक है, नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस लगाना। ठीक है, तो नोटिस का पढ़ लेना आप। ठीक है, कि इस पे आता है आपके पास। ओके, फिर है इसमें नेक्स्ट। ठीक है, टोटल 116 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग से, और जो अर्थिंग मेटल से, ठीक है, वोल्टेज लिमिट से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा याद रखने हैं भाई आपको, जो आमतौर पे पूछा जाता है। डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई से 105 रेगुलेशंस पे आते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं, लाइटनिंग और हेड कम्युनिकेशन फायर। ठीक है, एक ये भी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपके पास नॉर्मली यूज होते हैं उन वाले के रेगुलेशन आप ढंग से याद कर लेना। मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एमसीक्यू बनाए हैं, और वो बुक के अंदर अवेलेबल है। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है भाई, वो ले लो। ठीक है, और ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं बुक का ना। ठीक है, ये रिपीट होगी फाइल, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, इनका मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन, इनके सब के एमसीक्यू मैंने बना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला कंटेंट है बेसिकली आईटीआई का, आईटीआई में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम इसको, सेफ्टी फीचर्स को पढ़ते ही हैं। अब कंटेंट है तो है भाई। ठीक है, तो आईटीआई की बुक का ही मैंने कंटेंट इसमें रखा है, एमसीक्यू रखे हैं, उसी में आए हुए क्वेश्चन भी रखे हैं। तो फायर सेफ्टी प्रोसीजर क्या होता है भाई? आग से बचने की प्रक्रिया, सिंपल सी बात है। अब भाई सेफ्टी को मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, जहां पे आग लगने का खतरा रहता है आपके पास, तो इसमें क्या क्या आता है भाई? फायर, अब आग को कैसे करते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में भी कहीं आग लग जाती है तो फायर डिटेक्टर वो लगे रहते हैं, अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो स्मोक डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, हीट सेंसर। तो क्या क्या आता है? प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हीट एक्यूमुलेशन कम करने के लिए। वेंटिलेशन का मतलब आराम से हवा जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भागने वागने हवा की उसकी जगह ही नहीं है उसमें जाने के लिए। ठीक है, ओवर लोडिंग अवॉइड करना चाहिए वायर ट्रांसफार्मर में। सिंपल सी बात, ओवरलोडेड के कारण क्या होती है? करंट बढ़ती है, करंट बढ़ती है तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो आपके पास सिंपल सी बात है आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इससे बचना चाहिए। इंस्पेक्शन नियमित रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम ऐसे ही, अगर गाड़ी के आप इंस्पेक्शन नहीं करोगे या उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे तो गाड़ी आपकी ख़राब ही हो जानी है एक दिन, तो वो सिस्टम ख़राब ना हो, कुछ भी डैमेज भी एक्शन। ठीक है, माइनिंग में भी दे रखा है ना उन्होंने, तो माइनिंग में क्या होता है आपके पास? डस्ट गैस, ये सारे रूल माइनिंग में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में माइनिंग में स्पेशल मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली यही रूल माइनिंग के लिए भी होते हैं। ठीक है, डस्ट गैस होने से फायर एक्सप्लोजन का रिस्क ज़्यादा रहता है, आग लगने का खतरा, इसलिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ये आपके पास फायर सेफ्टी प्रोसीजर, यानी कि सारे प्रोसीजर हमें करने चाहिए फायर सेफ्टी के लिए। अब फायर सेफ्टी आपके पास इसमें जनरेटर का दे रखा है भाई, तो यानी कि जनरेटर में आग लगने के लिए क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? मोटे मोटे पॉइंट हैं इसमें, छोटे छोटे। तो जनरेटर में आपके पास भाई जो बेसिकली आग लगने का खतरा होगा, किस कारण होगा? वो आपके पास होगा ओवर हीटिंग से, इंसुलेशन फेलियर से। ओवर हीटिंग का मतलब मैंने बता दिया आपके पास कब होगी, आपके पास जब आपका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या फ्यूल लीकेज से। ठीक है, फ्यूल लीकेज आपके पास जनरेटर किसी भी कोई मान लो आपके पास जो है तेल से चल रहा है, या कोई आप उसमें क्या बोलते हैं डीजल जनरेटर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आग लगने का खतरा रहता है आपके पास। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे करें भाई आपके पास? तो प्रॉपर कूलिंग सिस्टम यूज़ करें हम। ठीक है, पढ़ते भी है इसमें कि किस तरह की कूलिंग करते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले सर्किट ब्रेकर ये लगाने चाहिए, क्योंकि ये ओवरलोड को डिटेक्ट करते हैं सर्किट को। फायर एक्सटिंगाइजर जिसमें CO2 हम पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कि इलेक्ट्रिसिटी को बुझाने के लिए हम CO2 का यूज़ करते हैं, या ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। पानी डाल लोगे तो चिपक जाओगे, वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वाइंडिंग इंसुलेशन चेक करना है आपके पास। जनरेशन में फायर का मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस फ्यूल दोनों के कारण हो सकता है। इलेक्ट्रिक के कारण हाई लोड या हाई टेम्परेचर, सिंपल सी बात है भाई। हाई लोड के मतलब वही सिंपल सी बात है, हाई करंट हो जाएगा, हाई करंट लोड इक्वल टू करंट रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये क्या है आपके पास? फायर ऑफ प्रोटेक्शन। इसी प्रकार से भाई ट्रांसफार्मर है भाई, ट्रांसफार्मर में भी यही सिंपल सा फंडा है। ट्रांसफार्मर को भी ओवरलोड करोगे तो आग लग सकती है उसमें, उसमें भी तेल रहता है ना। ट्रांसफार्मर में सबसे बड़ा रिस्क होता है ऑयल फायर का। ठीक है, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में
ऑयल आपको पता ही है अंदर रहता है उसके पास इंसुलेशन में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मेथड बुकोज रिले, क्योंकि इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, पढ़ रखा है हमने, ठीक है ऑलरेडी, ये रिले के साथ पढ़ रहा है। ओवर लेवल इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर पढ़ते हैं ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। ऑयल में इंसुलेशन रहता है और इनका टेम्परेचर भी रहता है आपके पास 144 145 शायद डिग्री सेंटीग्रेड इतने तक होता है, कि इससे ज़्यादा गएगा तो वो अलार्म बजा दे, वरना डैमेज हो सकता है, चल जाएगा। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए स्प्रे और फोम टाइप, ना कि वैसा आपके पास। प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए भाई किसकी, इसकी ट्रांसफार्मर की। अर्थिंग का मतलब समझ रहे हो, कोई भी करंट आएगी बॉडी पे तो ज़मीन में चल जाएगी आपके पास कुछ भी, ठीक है। फायर में आग बुझाने के तरीके इन दो का यूज़ करते हैं, CO2 सबसे बेस्ट है आपके पास, ठीक है। और ये ड्राई केमिकल पाउडर होता है आपके पास, इसका भी बेस्ट है, पानी का यूज़ नहीं करते, चिपक जाओ, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं इसमें क्या, फायर प्रोटेक्शन में, ओवरऑल सिस्टम में ना, ओवरऑल सिस्टम में फायर प्रोटेक्शन क्या रहता है आपके पास। ये कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें शामिल होते हैं फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंगाइजर, इमरजेंसी एग्जिट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर और सेफ्टी ड्रिल्स। ये सारी चीज़ें भाई किसमें, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, फायर प्रोटेक्शन में। कहने का मतलब क्या है, अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए, आग लगी अलार्म बजा दे। फायर एक्सटिंगाइजर बुझाने के लिए, आग लगी तो बुझाने वाली चीज़ होनी। इमरजेंसी एग्जिट लोगों के भागने के लिए होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, वर्कर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए, जैसे मैंने बताया ना CPR वगैरह देना, इस तरह की ट्रेनिंग, ठीक है, कैसे बचना है। सेफ्टी ड्रिल्स होनी, सेफ्टी ड्रिल्स का मतलब है कि ड्रिल्स करके देखना कि एक बार जैसे सेना ड्रिल करती है ना कि आतंकवादी घटना हमला हो गया है तो उससे कैसे बचना है, तो ऐसे ही ऐसी ड्रिल की जाती है कि भाई यार यहाँ पे आग लग गई है तो इसकी सेफ्टी ड्रिल्स करो। तो उसी तरीके से हम प्लान करते हैं एग्जीक्यूट, जैसे आर्मी करती है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब है ये आपके पास, ये जितना भी कंटेंट है मैंने बिल्कुल एज पर सिलेबस लिया है आपका, ठीक है, सिलेबस से बाहर नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं कंटेंट के हिसाब से ही ले रखा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर कैसे बचाना है, ये हम पढ़ते भी है ITI वगैरह में ना, ठीक है, उसमें पढ़ता है, ठीक है। उसे रिकवर कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिकली इसका है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, जिसके बिजली का झटका लग जाए तो उसे कैसे बचाना है भाई, ठीक है। तो पहले शॉक से बचने के उपाय, सबसे पहले सप्लाई ऑफ करो, ठीक है भाई। विक्टिम को डायरेक्ट हाथ से मत छुओ, डायरेक्ट हाथ से नहीं छूना होता उसको, ठीक है। इंसुलेशन लकड़ी प्लास्टिक से अलग करो, यानी कि उसे लकड़ी और प्लास्टिक से अलग करना है हमने, ठीक है। ड्राई सरफेस पर खड़े रहो, गीली पे नहीं हो सकते, कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर उसकी रिकवरी प्रोसेस क्या है, रिस्टोरेशन कैसे होगा, चेक करो ब्रीथिंग और पल्स चल रही है क्या उसकी भाई, है ना, चेक करना पड़ेगा ना, ब्रीथिंग सांस ले रहा नहीं, ठीक है। अगर सांस नहीं चल रही तो CPR दो, जो मैंने बताया था आपके पास, ठीक है। CPR का मतलब है आपके पास बेसिकली पूरी प्रोसेस, छाती पे हाथ यूँ लगा के ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसे यूँ दबाते हैं, आपने देखा भी होगा, फिर माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसे माउथ टू माउथ, वो क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन, ठीक है। तुरंत मेडिकल बुलाओ, चेस्ट को कंप्रेस प्लस ब्रीथिंग सपोर्ट दोनों दो। आपके पास CPR जो है ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करता है ये CPR ना आपके पास, जब तक पेशेंट रिवाइव ना हो जाए, सॉरी रिलीव ना हो जाए, तो ठीक है, डॉक्टर ना आ जाए तो CPR जारी रखें। ये बेसिक सी आपके पास बचने की सुविधा है कि कभी भी हादसा हो जाए तो कर सकते हैं भाई। क्लियर है। तो ये आपके पास सेफ्टी जो रूल थे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके आधार पर कंटेंट के हिसाब से ये कंटेंट बनाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से भाई आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और कंटेंट के हिसाब से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो अपना सिंपल सा फोकस है, कंटेंट के हिसाब से ही तैयारी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से कुछ कराया कुछ नहीं, ठीक है। तो बुक है आपके पास, अगर बुक से MCQ आपने, बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि कोर्स शायद आप लोगों ने ले लिया होगा जिसका भी, लेकिन बुक का जो कंटेंट है आपको यहाँ से अलग कहीं मिलेगा नहीं, जहाँ तक मैंने ढूंढा है और सर्च करा है भाई, ठीक है, इस पैटर्न के आधार पर, ठीक है। और अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो कंप्लीट रूप से रिकॉर्डेड है भाई आपके पास ये, बाकी कोर्सेज हैं आपके पास, इनमें भी आप एनरोल हो सकते हो अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो जो NCL की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अगर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई MCQ की बुक तो ज़रूर पढ़ लेना, अगर कोर्स नहीं लिया, और कोर्स नहीं ले रखा तो आप हमारे कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, कोर्स भी मैंने सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट करके भाई बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिंक्स है, ठीक है। लिंक पे जाके आप नीचे, ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ आपको, नीचे लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो, उसमें E-बुक पे जाना, E-बुक में ये मिल जाएंगे, और पेड कोर्स में जाओगे तो आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे। काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, तो फ्री कंटेंट में जाना, जो कि मैंने बताया भी कि इसमें 2 PDF
डाउनलोड कर ली है, अपलोड कर दी है, उससे आप देख सकते हो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इच्छुक हो कि नहीं मुझे तो तह तक ही जाना है, बिल्कुल ज़मीन में घुस जाना है उसकी, ठीक है, तो जा सकते हो भाई आपके पास। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं बता दूं आपको क्वेश्चंस का भी वो थोड़ा सा कि किस प्रकार के हमने क्वेश्चन रख रखे हैं इसमें, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल सिलेबस के आधार पर ही बनाया है भाई। तो जैसे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे बस डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारी बुक में है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए जनरल सेफ्टी किस रेगुलेशन में है, तो ये आपके पास रेगुलेशन 12 में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की ओवरऑल सेफ्टी से संबंधित है, जो हमने पढ़ा भी अभी आपके पास। इसमें कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के सभी सेफ रखने की बात की गई है, ताकि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों को, एनिमल्स को, प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार का इंग्लिश में है, हिंदी में है, प्लस सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में कर रखा है मैंने, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ही ना हो। खासकर जो भाई उत्तर भारत के, इनके साथ तो दिक्कत रहती है ना, और खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना। तो वैसे तो ये चीज़ पढ़ने में इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, जो हम बोल रहे हैं सेम ऐसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से है, आप देख सकते हो इसमें सारे कंटेंट मैंने बना रखा है, लगभग 50 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपके पास रेगुलेशन से संबंधित है, और फिर आपके पास फायर से संबंधित है। एज पर सिलेबस ही कंटेंट बना रखा है, एज पर सिलेबस ही आपको ये कंटेंट मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। बाकी बुक को मैंने बुक में ऐड कर दिया है, पीडीएफ को बुक में मिल ही जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास के बाद, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई, आपको चीज़ों को याद रखना है यार, दैट्स इट। ठीक है, और मैं जो याद करने वाली चीज़ों को मैं बोलता हूँ हमेशा एंड वाले दिन ज़रूर पढ़ना है, एंड से 1-2 दिन पहले। क्लियर है, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हमारा कोई कंटेंट नहीं छूटा है, अगर कंटेंट पूरा हो तो। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चा चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, कोई मैसेज करना तो पर्सनल जो नंबर दे रखा है उस पर मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कॉल करके बता सकते हो कि मान लो बुक में कोई कंटेंट में कोई दिक्कत है कि कमी है, तो आप बता सकते हो सर ये टॉपिक रह गया है, तो डेफिनेटली मैं उस पर मेहनत करके 1-2 दिन लगता है यार क्वेश्चन बनाने में, टाइप करने में, ठीक है, फाइंड आउट करने में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके के आए हो, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ऑलवेज ओपन ऑल द वेज। ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।